ब्लड हम पढ़ रहे थे। ब्लड में हम लोगों ने आरबीसी को आपने देखा था। ब्लड के दो घटक थे, एक को आपने कहा था प्लाज्मा और एक को कहा था रुधिर कणिका। प्लाज्मा जो था ये ब्लड में 55% था और और रुधिर कणिका जो था 45%। ठीक, 55 और 45 ये देख लो एक बार। 55% कौन था? ब्लड में प्लाज्मा था और 45% रुधिराणु। और जो 55% ब्लड में प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में 55% में 10% जल 90% जल था और उसमें 10% प्रोटीन कार्बनिक और अकार्बनिक था, जिनमें 9 या 7% अकेले प्रोटीन था। और उस प्रोटीन में 5 प्रोटीन आपको बताए थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन ना, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन। हिपैरिन नसों में रक्त को जमने से बचाता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन रक्त को बाहर जमाता है ना। अभी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन अभी पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला है, बात मत करो, एल्ब्यूमिन जो था, एल्ब्यूमिन ना हार्मोन और विटामिन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाने का कार्य कर रहा था। ठीक, इन सबको आपने देख लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर कणिका या रुधिराणु। हंसा मत करो, पूछ ले तो मुंह बन जाए। तो तुम लोग है छोटू, तुम वहां क्यों बैठते हो? एकदम पटाखा देंगे है तने बड़े का बेवकूफ। इधर बैठो। छोटा पटाखा बड़ा धमाका करबत, हम बड़ा धमाका तो हाँ कह दे ना। छोटे हो, छोटे की तरह रहो, इधर उधर बैठ जाओ। उसके पास क्यों बैठे हो बात करने के लिए? बताओ तुम, ब्लड के कितने घटक हैं? हाँ पता नहीं, आके बैठे हो। 3 दिन से यही चल रहा है, 2 घटक। प्लाज्मा कई % होता है? डंडा लिया एक मारब न तो टूट फुट है, कहता कुल निकल लिया है। बेवकूफ है, आके यहाँ बैठा है, मतलब नहीं उसको पढ़ने से, बदतमीज न। हम क्या पढ़ रहे थे? रुधिर कणिकाएं ना। रुधिर कणिकाएं ये 45% थी, जिनमें से 3 प्रकार का रुधिर कणिका होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है ना, 45 लाख से 50 लाख, 50 लाख से भी ज्यादा। 1 लाख 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो 50 लाख को 5 मिलियन। तो आप 5 मिलियन भी लिख सकते हैं। ठीक, ये 5 मिलियन मतलब समझ रहे हो ना, 50 लाख। तो ये संख्या में सबसे ज्यादा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हीम और ग्लोबिन 2 शब्दों से हीमोग्लोबिन बना है। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। यही ग्लोबिन जा करके आयरन को कर लेगा स्प्लीन स्टोर, और ग्लोबिन को भेज देगा किसके पास? लीवर के पास, और वही लीवर उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आपने देख लिया था। इसके बाद शायद हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी हमने देख लिया था। ये इसका संख्या जो है 9000 से 11000। एनसीईआरटी में शायद 11000 तक दिया है क्या ना, 4500 से 9000। तो आप जानते रहो लगभग में ना, गूगल पे भी जितना दिखा रहा हो, तो ये 9000 से या 4500 से 9000 या 11000 तक इसकी संख्या होती है। यह आकार में बड़ा होता है। इसे शरीर का पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को मारने का काम यही करता है। यह 2 से 4 दिन तक जीवित रहता है ना, ये भी आपने पढ़ लिया था। दूसरी बात ना, ये भी स्प्लीन में जाके खत्म होता है। ठीक, अब इसी में आपने देखा था ये भी 2 प्रकार का होता है, एक कणिकामय और एक कणिका रहित। कणिकामय और कणिका रहित, जिसमें कणिका पाया जाए उसे कणिकामय कहेंगे, जिसमें कणिकाएं न हो उसे कणिका रहित कहेंगे। कणिकामय जो था, यह कणिकामय किस आकार का था? असीमित आकार का। किस आकार का? असीमित। कणिकामय जो था असीमित आकार का, और कणिका रहित गोल। कणिका रहित जो था वो गोल। और ये कणिकामय जो था, इसको भी आपने बांटा था 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, हाँ 3 भाग में। इसका नाम था स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स।
इस्नोफिल का काम होता था एलर्जी और आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। एलर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बनाता था? इस्नोफिल। बेसोफिल्स हिपैरिन ना, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन पे स्टार लगवाए थे, अभी आपको बताएंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे तब। सीरोटोनिन तो छोड़ने का काम कौन किया था? बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो जाता है, बैटलफील्ड में उतर आता है। कब? जब मोनोसाइट ना अटैक करता है। मोनोसाइट अपने आप को कन्वर्ट करके मारना चालू करता है ना, माइक्रोफेजेज में बदल करके। मोनोसाइट माइक्रोफेज में बदल जाएगा और माइक्रोफेज में बदल करके मारना चालू करेगा किसको? कीटाणुओं को। और जैसे ही मोनोसाइट फील्ड में उतरा उसके साथ तुरंत आ जाएगा कौन? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल्स और दोनों मिलकर मारना चालू करेंगे। और जब मारना चालू करेंगे तब इस कणिका रहित में पहले मोनोसाइट आएगा। इस देखो कणिका रहित में दो था, एक को आपने क्या कहा था? लिम्फोसाइट और एक को मोनोसाइट। पहले सबसे किसी भी कीटाणु को डिटेक्ट करने का यानी पहचानने का काम मोनोसाइट करता है। पहचान लिया, कूद गया युद्ध में, और युद्ध में जैसे ही कूदा इस तरफ था न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। इस्नोफिल पहले था, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट का तुरंत साथ देने के लिए कौन आ जाएगा? और दोनों मिल करके अटैक करना चालू करेंगे। और इसका साथ यहाँ से देना चालू करेगा कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपके शरीर का सबसे, इस वाइट ब्लड में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये डैमेज हुआ लिम्फोसाइट, तब सब के सब मोनोसाइट तो पहले ही भाग लेगा। भागो भाई, अब किसी का काम, हाँ वो जान बचा के भागेगा। क्योंकि अगर लिम्फोसाइट गड़बड़ हुआ तब फिर एड्स का जो जीवाणु होता है इसी लिम्फोसाइट को अपने आपस में मिला लेता है। इसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। समझ गए ना? यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कंप्लीट। फिर से आपका रिवीजन कर दिए। अब आप लोग देखना चालू करिए क्या? हाँ, प्लेटलेट्स। ठीक, हाँ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्या? प्लेटलेट्स। अंग्रेजी में प्लेटलेट्स। ठीक, देखिए प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट ही सबसे पहले कटने पर ना प्लेटलेट्स प्लग का निर्माण करेगा। प्लेटलेट्स प्लग क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। जब सीरोटोनिन जाएगा और नसों को क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। और सिकोड़ने के बाद सबसे पहले यही प्लेटलेट्स आएगा और वहां प्लेटलेट्स प्लग बनाएगा। ठीक, अभी देखते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। प्लेटलेट्स क्या है? यह रक्त कणिका का तीसरा भाग होता है और यह दूसरा संख्या में दूसरे नंबर पर है। देखो आरबीसी की संख्या 45 लाख से 50 लाख, यानी 10 लाख में 1 मिलियन, तो 50 लाख में 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन तो आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी को आपने देखा था 4500 से 9000 या 11000। अब यहाँ उसके बाद इसकी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख होती है ना, 1.5 लाख से 2 लाख। और 70,000 से नीचे डाउन हुआ तो डेंगू नामक बुखार। डेंगू बुखार में कौन पीड़ित हो जाता है? प्लेटलेट्स। आपका कौन पीड़ित हो जाएगा? तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स पीड़ित हो जाता है। तो अब देखो, यानी सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बोल रहे हैं, नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल, इसका निर्माण भी कहाँ होता है? निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इसका निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण बोन मैरो। इसकी मृत्यु या ये कहाँ रिजर्व रहता है ना? ये स्प्लीन यानी प्लीहा में,
स्प्लीन। जितने भी रक्त कणिकाएं हैं सब की सब कहाँ रिजर्व रहती हैं? स्प्लीन में। जब कभी आपको कट पिट जाता है या कुछ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक है। क्या है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में आपको क्या मिलता है? ब्लड। जब आपको ब्लड की जरूरत होती है तो आप कहाँ जाते हो? ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है और इसी तरह स्प्लीन भी आपके ब्लड को रखता है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो यही देने का कार्य। स्प्लीन को तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन को तिल्ली या प्लीहा एक टॉपिक ही है। स्प्लीन हम अलग से पढ़ा देंगे, आप घबराओ नहीं। स्प्लीन या प्लीहा, ठीक। स्प्लीन या क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। ये ब्लड बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, ठीक। ये कहाँ इकट्ठा होता है भैया? इसी में, प्लीहा में। नो, जो ब्लड बैंक। और ये 1/3 रहता है। जितना प्लेटलेट्स है उसका 1/3 कौन रखता है? स्प्लीन। आपके शरीर में जितना भी प्लेटलेट्स है उसका 1/3 किसके पास है? यानी 3 भाग अगर है तो 1 भाग अकेले यही रखा है। 2 भाग आपके शरीर में मौजूद रहता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये रिलीज कर देता है वहाँ, ठीक। यानी ये कहाँ पड़ा रहता है? 1/3 स्प्लीन में। तो ये प्लेटलेट्स का काम नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, स्प्लीन। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या भैया 1.5 लाख से 1.5 लाख से, देखो दिया होगा 1.5 लाख से 2 लाख। हाँ, 2 लाख से 5 लाख। अरे 2 लाख से 5 लाख बेवकूफ हो क्या? 2 लाख से 2.5 लाख। हाँ ना, अरे बस 1.5 से 2 या 2.5 तक रहता है ना, 2.5। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक, 2 लाख तक जानते रहो। अगर इसकी संख्या किससे कम हो गई, यानी अगर 80,000 या 70,000 से कम हुआ तब आपको दिक्कत हो जाती है, आपको कमजोरी फील बहुत तेज होगा ना। तो ये 1.5 लाख से 2 लाख इसकी संख्या होती है, ठीक। इसकी संख्या कितनी? 1.5 लाख से 2 लाख। तो 1.5 लाख से 2 लाख या 2.5 लाख लिख लेना। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसका जीवन काल 2 से 5 दिन, जीवन काल 2 से 4 या 2 से 5 जीवन काल, इसका जीवन काल। अरे बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, एक जहां जहां आप देखोगे अजीब अजीब मिलेगा, ठीक। तो हम लिख दे रहे हैं 2 से 5 या 2 से 7 दिन, ऐसे करके लिख लो। 2 से 7 या 2 से 5 आपको ऐसे देखने को मिलेगा, 2 से 4 या 4 से 6, कई जगह आपको कई मिलेगा। आप क्या बताएं हम ना, ये सब लिख दिए, ठीक। ये भी मिल जाएगा आपको देखने को, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। आप जानते रहो, आपकी किताब में शायद 6 से 7 दिन दिया होगा या 4 से 6 दिन दिया होगा, कहीं कहीं 2 से 7 देता है, कहीं कहीं 2 से 5 देता है। विकल्प में आपको रहेगा ना तो कंफ्यूज नहीं करेगा। लंबा लंबा विकल्प रहेगा, एक छोटा वाला रहेगा 10 लाख से 20 लाख ना। माने अगर कहेगा 120 दिन से 140 दिन, 100, हाँ, ऐसे करके उल्टा सीधा देगा विकल्प, समझ गए? अरे एनसीईआरटी में देखना, शायद ये 2 से 5 देता है ना, यही दिया होगा। तो आप जानते रहो कि इसका जीवन, उसमें कितना दिया है जीवन काल? नहीं, तो जीवन काल इसका कितना होता है? 2 से 5 दिन, ठीक। हाँ, अभी रक्त के बहाव को रोकने का काम हम लोग आगे सीखेंगे, आप घबराओ मत न। कैसे रोकता है रक्त स्कंदन, क्या है ये? अब देखो, इसी में, यही प्लेटलेट्स में एक बुखार होता है, इसी की कमी से, इसकी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी, यानी कमी भी तो कितनी कमी? अगर 70,000 से डाउन हो गया, 70,000 से क्या डाउन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी अगर 70,000 से, लड़के, अगर इसकी संख्या 70,000 से क्या हो गई? कम हो गई, तो आपको एक बुखार होता है जिसका नाम है डेंगू। कौन सा बुखार? डेंगू बुखार, ठीक। ये डेंगू बुखार एक मच्छर होता है, एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई मच्छर। कौन? एडीज एजिप्टाई, एडीज, एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई ना। ये एक मच्छर है और मादा मच्छर है। कौन सी मच्छर? मादा। आपको बता दी है मच्छर की कहानी, काटता क्यों है, तो आज बताने की जरूरत नहीं है। तो एडीज एजिप्टाई मच्छर जो है ये डेंगू बुखार का वाहक है। ये कब काटेगी? दिन में, ये भी बता दिए। मलेरिया वाले सुबह और शाम को, और ये दिन में। अगर आपको दिन में काटने वाले दिखे
तो आप समझ जाइएगा ये कौन से मच्छर हैं और इससे ज्यादा सतर्क रहिए। और डेंगू बुखार भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, जिसमें पहला और दूसरा प्रकार खतरनाक नहीं होता। कितने प्रकार का होगा? 4। पहला और दूसरा प्रकार उतना खतरनाक नहीं। देखो डेंगू बुखार का लक्षण क्या है? आपके आंख में यहाँ दरारें दिख जाएंगी, छोटा हल्का बुखार होगा और बदन में दर्द होगा, आपको कमजोरी फील होगी। ये नॉर्मल बुखार का कंडीशन है, नॉर्मल वाला डेंगू पहले टाइप का। टाइप फर्स्ट देखो ये कितने प्रकार के हैं? 4। चारों का भी हम नाम लिखवा दे रहे हैं। 1 2 3 4। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा। ये दोनों उतने घातक नहीं है। ये वाला और ये वाला घातक नहीं है, और ये वाला बहुत घातक है। इन दोनों में, पहले और दूसरे वाले में आपको हरारत होगी जैसे नॉर्मल बुखार होता है उस तरीके का होगा। नॉर्मल दवा से भी ये ठीक हो जाता है ना। नॉर्मल दवा से भी आपका ये क्या हो जाएगा? ठीक 7 से 8 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि डेंगू हो गया कि नॉर्मल दवा से ठीक हो जाए। पहले आप जांच कराइए। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है, समझ गए, थोड़ा बहुत अगर आपको शरीर में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है तो जांच कराएंगे। अगर नॉर्मल वाला रहेगा ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरे कंडीशन का रहेगा तब ये भी ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन अगर तीसरे और चौथे टाइप का है तो अब ऐसी स्थिति में आपको घातक बीमार कर देगा, और इतना तेज प्लेटलेट्स गिरेगा कि एक दिन में 40-40, 30-30 हजार गिर जाएगा। एक बैग गिरेगा डाउन, जंप करके तुरंत गिरता है। इतना तेज गिरेगा कि इसमें मौत भी बहुत तेज होती है। ये वाला बुखार अगर दूसरे, तीसरे और चौथे टाइप, क्योंकि ये ब्रेन से ही डैमेज कर देता है। और फिर हाँ, अभी आपको बताएंगे ना, ये बहुत दिक्कत कर देगा। फिर आपका प्लेटलेट्स जो है क्या हो जाएगा? एकदम डाउन। मनोबल आपका गिरा देगा, आपका सोच बदल देगा, आपको उल्टी होगी, नाक से खून निकलेगा। ये वाला कंडीशन, तीनों, तीसरा चौथा, उल्टी, नाक से खून, हाथों में दरारें ना, फफोले की टाइप पड़ जाएंगे, छोटे छोटे, जैसे मच्छर नहीं काटते उसी तरीके का आपके पूरे शरीर में हो जाएगा। ये वाला खतरनाक है। ये डॉक्टर समझ जाते हैं तुरंत कि डेंगू एकदम घातक रूप पकड़ लिया है। और अगर ये डेंगू पकड़ता है तो फिर वहाँ के डॉक्टर, शहर के डॉक्टर डायरेक्ट आपको सलाह देंगे कहाँ जाइए, तुरंत बोलेंगे। अगर थोड़ा बहुत इसमें उल्टी एकदम फिक्स है, ये वाले में और ये वाले में उल्टी नहीं होगा, पहले और दूसरे में उल्टी नहीं होता, तीसरे में एकदम उल्टी, कुछ भी आप खाएंगे तुरंत उल्टी होगा ना। ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है, उल्टी होगा, नाक या जीभ से खून आएगा, लैट्रिन के रास्ते से भी खून आने लगता है। ये बहुत खतरनाक होता है, इससे एकदम अलर्ट रहिए। चौथा टाइप का तो एकदम आपका जान ही ले लेगा। अगर आप अलर्ट नहीं हुए, नॉर्मल बुखार समझ के, थकाई आपको लगेगा। हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। कौन सा बुखार? हड्डी तोड़ इसका नाम है। हाँ, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। अब आपको बता दिए, ये तीसरा और चौथा टाइप बहुत खतरनाक है भैया। हड्डी तोड़ हो जाएगा, आपको उल्टी होगी, उल्टी कुछ भी खाएंगे आपको क्या हो जाएगी? थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगा, कमजोरी ना, ये सब होगा। अब इसको बचने का क्या उपाय है? बचने का उपाय है कि आप जहाँ रहें, जिस स्थान पे रहें, उस स्थान पे क्या करें? मच्छर उच्छर न बैठने दें, वहाँ पानी उन्हीं को साफ रखें। क्योंकि जो दिन में बैठने वाले मच्छर हैं वो पानी पे ही बैठ के, या फिर जहाँ कहीं जगह रहेगा वहीं बैठकर सहारा लेंगे। तो आप ऐसे स्थान को खाली ही मत रखिए। अच्छा, रात में तो चाहे जहाँ मच्छर बैठ जाए, लेकिन दिन में कहाँ बैठेगा? जहाँ कचड़ा रहेगा। आप बताओ, दिन में मच्छर कहाँ बैठेगा? जहाँ कहीं घास फूस है, कचड़ा है या पानी है, तो दिन में मच्छर को बैठने का शरण ही मत दो ना। इसीलिए देखते हो पानी के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है जिससे उसका वो कम हो जाए। और वो कहाँ मच्छर, कभी कभी देखते हो तेल फेंक दिया जाता है पानी में, जहाँ गढ़ा में पानी रहता है वहाँ तेल फेंक दिया जाता है सरकार की द्वारा ना। तो मिट्टी का तेल, या फिर जो आप लोग ये गाड़ी में डालते हो, हाँ, मोबिल फेंकने पे मच्छर क्या होता है? डूबने लगता है, तो वहाँ बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में, या फिर कोई नाद इकट्ठा है, कहीं पानी इकट्ठा है तो वो काट लेगा। तो ऐसे इससे बचने के लिए मच्छर को ही जमा, माने बीमारी नहीं, बीमारी का जड़ ही निकाल के फेंक दो। बीमारी फैलाएगा कौन? मच्छर। तो मच्छर को ही गायब कर दो आप। गायब कैसे होगा? गंदगी मत करो ना, पानी मत इकट्ठा करो। अब अगर हो गया तब आपको क्या क्या इलाज है इसका? नॉर्मल नहीं कि अब हम इलाज बता रहे हैं तो तुम चलो क्या करो, अपना इलाज चालू कर दो ना। आप जानते रहो इसमें
कई चीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे देखो डोलो नामक दवा आती है, डोलो पैरासीटामॉल का कंटेंट है, डोलो ना, डोलो 500 mg कितने का आता है, 600 650 mg का, 600 या 650 mg का जो भी दिया रहे ना, 500 से 650 mg तक कितना भी दिया रहे समझ जाइएगा। डोलो दवा खाइए। डोलो आता है पैरासीटामॉल की तरह कंटेंट होता है, सब कुछ सेम है, ब्लू कलर का या फिर पन्नी ऐसा गोला गोला रहेगा, ठीक। इसके बाद बकरी का दूध, किसका, बकरी, बहुत महंगा हो जाता है बकरी का दूध, बकरी का दूध आप लोग सब जानते हो, बकरी का दूध, पपीते के पाती का रस, पपीता खाइए, उसके उसके रस का, कीवी खाइए, केवी फल, नारियल पानी आपके इम्यूनिटी को बनाएगा ना, इम्यूनिटी को बना के रखेगा, तो नारियल पानी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करता है गिलोय ना, ये गिलोय जो आप खाते हो डायरेक्ट आपके प्लाज्मा से, गिलोय भैया आता है, बाबा रामदेव का कंटेंट है, बहुत लोगों का है, यहाँ एलोवेरा का आता है। अब हमको ये मत कहना कि हम प्रचार कर रहे हैं बाबा रामदेव का, ये गिलोय आता है, किसी का ले लो, एलोवेरा का आता है किसी का भी, आप चाहे जो सक्षम हो उसको ले लो, नहीं तो अभी कहोगे प्रचार कर रहे हैं ना, चाहे जिसका आप ले लो भाई ना। गिलोय, ये गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है गिलोय ना। हाँ, इसको खाने से क्या होता है, डायरेक्ट आपके किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपके खाया आपने पेट में गया, क्योंकि गिलोय है। अब आप कोई भी चीज आप खाते हो तो उसको कटा बोली करते हो, छोटा छोटा पीस, अब गिलोय खाया हो तो छोटा करना भी नहीं है, डायरेक्ट जाके अवशोषित कर लेगा ब्लड, और ब्लड भेज देगा किसके पास, लीवर के पास, और लीवर जहां जहां जरूरत है वहां भेज देगा तुरंत, और आपको जो भी दिक्कत है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और इसमें डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए, ये नहीं कि घर पे हम बता दिए तो अपना इलाज करना चालू करो, मर जाओगे ना। हाँ, ये वाला हुआ तो गए, फिर हाँ पपीता लिख दे, पपीता लिख ले, उल्टा सीधा देखो कि राजा कहानी सुनाए रहे ना, राजा इतना सुंदर राजमहल बनाए रहा कि वहां दर एक केहू जितना आदमी गहन देखा गहन बहुत बेहतरीन बा, एक ही तोहरे दिया मनई रहा ना, वो जहाँ एक जगह बेचारा वो नल लगवाना चाहता था, उस जगह पे क्या नहीं लगा था, टाइल्स, तो कहा था कि इस पूरा दरबार तो बेहतरीन बा, लेकिन एक दरे गड़बड़ बा, कहाँ, जहाँ टाइल्स ना लगान राजा, तो सोचा निगेटिव देखे वाले हैं वैसे ही, सूप देखा था, सूप जितना अच्छा चीज रहा तो क्या कह लेता ग्रहण, और जो खराब रहा तो झटक के क्या कह देता फेंक दे। अरे भैया गलत लिख दे, सही बोले हो भाई, तो सही लिख ले, हम या तो लिख दे भैया तो समझाए दे भाई, बता एक ही काम कैसे किया तू, वही खुश है कि अपन दिमाग हिम लगाए है आधा, गलत लिखे हैं वहां, बताओ मजा आए ना, तो आधा दिमाग तुम्हारा इसी में व्यस्त है, तो कहाँ से लगाओगे दिमाग पढ़ने में ना। उतारो अब इसको, अब क्लियर हुआ ना आपको। हम पूछ रहे हैं, बोलो अब, इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में। ये मरेगा कहाँ है, ब्लड बैंक कहाँ है, स्प्लीन यानी प्लिया में। इसकी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख, कहीं कहीं 4 से 5 लाख देगा ना। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं क्या देगा, 4 से 5 लाख ना। आप देखना गूगल पे जो रहेगा या फिर एनसीईआरटी में जो रहेगा वही ऑथेंटिक है, ठीक। इसके बाद हाँ, मोबाइल से नहीं, एनसीईआरटी में देख लेना जो रहेगा, इसको तो आप देख ही सकते हो। इसका जीवन काल 2 से 7, 2 से 5, 4 से 6 जो भी दिया रहे आप जानते रहो। यह गोलाकार या अंडाकार होता है, कैसा होता है, अच्छा ये छूट गया है, ये गोलाकार या अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार। यह केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक रहित। केंद्रक रहित ये कैसा होता है, केंद्रक रहित होता है। दूसरी बात, यह स्तनधारियों में ज्यादातर पाया जाता है। किसमें, स्तनधारियों में। तो यानी ये किसमें पाया जाएगा, स्तनधारी में। अब हम मिटा रहे हैं स्तनधारी और आपसे पूछना चालू कर रहे हैं, और जो नहीं बता पाया, शिवम तुम ही हो इस बार टारगेट। लड़कियों को तुम ज्यादा समझाते हो, अभी तुम ही बताओ, चलो ना, अपना नहीं समझ पा रहे हो। दूसरा, ये पहले का नाम है सिंपल डेंगू फीवर, दूसरे का नाम है क्लासिकल डेंगू फीवर, तीसरे का नाम है शॉक डेंगू फीवर ना। ये चौथे का सबसे खतरनाक यही है। हाँ शॉक ना, हाँ शॉक दे देगा, शॉक सिंड्रोम डेंगू फीवर बहुत खतरनाक होता है ये
शौक दे देगा आपको, शौक ना। ठीक, ये अरे क्या करोगे नमवा, नमवा क्या डॉक्टर बनना है तुमको? जितना जरूरत है उतना याद कर लो, उतना याद ही नहीं हो रहा है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा संख्या, तो आप बताओ संख्या में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या किसका है? आरबीसी। आरबीसी कितना है? 5 मिलियन। हाँ, 50 लाख, 50 लाख, 50 से 60 लाख मान लो। और उसके बाद नहीं, प्लेटलेट। कौन? प्लेटलेट, यही तो आपको समझना है। प्लेटलेट्स कितना है? 4 से 5 लाख या 2 से 2.5 लाख, जो भी दिया हो। 2 से 2.5 लाख आपकी किताब में क्या दिया है? हाँ, 2 से 2.5 लाख। और इसके बाद WBC, ये WBC 4500 से 1100 नहीं, 11,000 है यार, बच्चिया ना, 11,000। ठीक, ये तो संख्या है। तो संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा कौन? अनुपात पूछता है, याद करके रखिएगा। 600 अनुपाते 1 अनुपाते 600 अनुपाते 60 अनुपाते 40 अनुपाते 40 या 60। 4 लाख अगर रहेगा तो 40 ना, अगर 4 लाख रहेगा तो 40, 2.5 लाख रहेगा तो 2.5 ना, जानते रहो आप। और यहाँ 40 हम मान रहे हैं, कितना? 40 माने 4 लाख। अगर 4 लाख करोगे तो 60 लाख और 4 लाख का अनुपात निकालोगे, 40 आ जाएगा। निकाल के दिखाएं क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ना। और 10 लाख मतलब 60 लाख, अनुपाते 40, 40 लाख, 40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 जीरो कटेगा नहीं, यहाँ रहने दो, 4 ही कटाओ। यहाँ 600 बचेगा। हाँ, और यहाँ 1 2 3 4 आपने कटा दिया तो क्या बच जाएगा? 40। तो यही तो लिखे हैं। और यहाँ इसका अनुपात 1, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1। तो 600 अनुपाते 40 अनुपाते 1, ये अनुपात भी पूछा है न। अब आप जानते रहो कैसे अनुपात हमने निकाला। इसको कितना मान लिया हमने? 4 लाख। 4 लाख मान करके तब निकाला है। ठीक, WBC को 10,000 मान लिए हैं। कितना? 10,000। कर दें क्या? अरे भैया हम कर ही दे रहे हैं। देखो, इसको हमने मान लिया है कितना? 60 लाख। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इसको हमने मान लिया 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सही है। और इसको मान लिया हमने 10,000। सही है। देख लो, इसका 4 जीरो, इसका 4 जीरो, इसका 4 जीरो, इधर बचा 600, इधर बचा 40, इधर बचा। यही तो हमने लिखा था ना। संख्या हो गया इसका। अब संख्या के बाद आ जाएगा इसका, नहीं, इसकी संख्या के बाद अब एक कौन बड़ा है? आकृति। आकृति में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आकार में। इसका अगर आकार आपसे पूछ ले तो सबसे बड़े आकार का कौन है? WBC। उसके बाद प्लेटलेट, फिर RBC। कहीं दिक्कत नहीं ना? अब ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं ब्लड का कार्य। ब्लड का कार्य देख लेंगे, फिर ब्लड ग्रुप देख लेंगे, फिर ब्लड क्लॉटिंग देख लेंगे। नहीं तो ब्लड का कार्य के बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का। आज शायद यही हो पाएगा। फिर कल हम लोग देख लेंगे रक्त का थक्का बनना। और क्या हो सकता है आज हो जाए। चलो देखो, हो गया ना। देखो अब हम चालू कर रहे हैं। अगला क्या है? रक्त का कार्य। रक्त का कार्य या रुधिर का कार्य? अरे भैया रक्त का कई नाम है। रुधिर भी है, लहू भी है, खून भी है, लहू है, खून है। ये हाँ ना कहता लहू मुँह लग गया। एक मूवी है, उसमें गाता है कौन? हीरो है कोई। लहू उर्दू भाषा का शब्द है या कोई भाषा, फारसी भाषा, कुछ पता नहीं किस बात। खून है उर्दू ना, लहू कुछ भाषा होगा, फारसी उर्सी होगा, पता नहीं मुझको। आप गूगल कर लेना कि लहू किस भाषा का शब्द है। शायद फारसी का है क्या, अब क्लियर नहीं है हमको ना। इसीलिए ये खून तो पता है कि खून उर्दू है। खून शब्द क्या है? उर्दू।
तो खून, रुधिर, रक्त, लहू। और लहू तो लहू मुंह लग गया, कौन एक हीरो गाया है ना? हाँ, लहू लुहान कह दे बहा तो एकदम मार के का कह दे लहू लुहान, यानी का लहू लुहान मतलब का ना कहतीन इनकरे खून में ज्यादा गर्मी बा, इनके लहू लुहान कह दे ना। अब देखो पहला, ये पहला इसका काम होता है परिवहन। ऑक्सीजन का अरे परिवहन दो चीजों का करेगा, परिवहन ये किसका किसका करेगा? पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन। यह पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। पहला काम खून का क्या है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और इसमें ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? हीम। कौन? हीमोग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब आयरन, हीमो का मतलब, और यही जुड़ जाता है किससे? ऑक्सीजन से, और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाएगा तो जा करके ये जुड़ जाएगा, और जहाँ जब इसको फेफड़े को या फिर जहाँ जरूरत है उसको दे देगा, और यह फिर से बदल जाएगा किसमें? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो पहला काम इसका क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक पदार्थ का परिवहन, पदार्थ का परिवहन, परिवहन। अब देखो पोषक पदार्थ का परिवहन कैसे करेगा, ध्यान से सुनना आप। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग भोजन को खाए थे, कैटाबोलिक प्रोसेस, उसका छोटा छोटा पीस बना था, उसको आपने कहा था पाचन, और पाचन के बाद अवशोषण हुआ था। और छोटे छोटे कणों का, माने भोजन के पचे हुए छोटे छोटे कणों का रक्त में मिल जाना ही क्या कहलाता? अवशोषण कहलाता है। याद है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और यही अवशोषण हुआ तो अवशोषण करने के बाद यह इसमें ब्लड में क्या मिल गया? पोषक पदार्थ। और इस पोषक पदार्थ को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, स्वांगीकरण, तो करने का काम किया कौन? ब्लड। तो यानी रक्त काम क्या करता है? पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थान से कहने से अच्छा है कोशिका कह दो, कहाँ पहुंचाता है ये? कोशिका से, कोशिका में। और कोशिकीय श्वसन और अकोशिकीय श्वसन में आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, कैसे कैसे क्या होता है और कहाँ जाके भोजन जुड़ जाता है। पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ाएं, आप पीछे जाके देखिए, नहीं देखे होंगे, भूल गए हैं तो वीडियो देखिए, ठीक। कोशिका में पहुंचा देता है। इसके बाद तीसरा काम इसका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो उत्सर्जी पदार्थ में देखो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा चीज है, उत्सर्जी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? बाहर निकाल देता है। लेके जाएगा किसको? दे देगा फेफड़ा को, और फेफड़ा उसको कहाँ फेंक देगा? बाहर। तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य में मदद कौन करता है? ब्लड। पूरा शरीर से ले लेता का, पूरे शरीर से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और किसको दे देगा? फेफड़ा। फेफड़े में एल्वियोली को, एल्वियोली कहाँ फेंक देगा? बाहर। काम हो जाएगा। दूसरा, ये उत्सर्जी पदार्थ में जैसे मूत्र में नाइट होता है, यूरिया ना, और यूरिया रहता है, सही है, जब तक यूरिया है तब तक सही है। लेकिन अगर यूरिया अमोनिया हो जाए, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो यानी अमोनिया को इसमें देखो, अमोनिया को किसमें बदलवाने के लिए? यूरिया में। अमोनिया को किसमें बदलवाता है? यूरिया में। और कौन बदलता है? किडनी। कौन बदल देगा? किडनी। किसकी सहायता से? लीवर की सहायता से। ये सब पढ़ाएंगे आगे उत्सर्जन, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जानते रहो, अधिक जहरीला पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में भी मदद करवाता है कौन? ब्लड। इसी को कहते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन।
रक्त का फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन करता कौन है? रक्त को साफ कौन करता है? किडनी। किडनी डायलिसिस सुने होगा, डायलिसिस जेकर किडनी खराब हो जाता ओके डायलिसिस करावती, नहीं लगा देती बड़ा दर्द होता है, ये लगा के डायलिसिस करावती, साफ करावती। और 2-2 3-3 4-4 महीना या 6 महीना जितने पोता होगा, हमको क्लियर नहीं 6 महीने पोता है क्या ना, डायलिसिस कराया जाता है। लगाए के अंदर ऐसे लेटाए देंगे और आगे पढ़ाएंगे तो डायलिसिस हो जाता है, जिसका किडनी खराब रहता है। ठीक, तो ये अमोनिया, अधिक जहरीला पदार्थ अमोनिया को किसमें बदल? यूरिया में, और यूरिया फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसीलिए कहा जाता है कि पेशाब जब लग जाए आपको तो माने ये नहीं करना है, रोकना नहीं है कि ठंड लग रही है बैठे रहो गद्दे में ना, हाँ ये जान लो किसमें बदल जाएगा? यूरिया है, फिर किसमें बदल जाएगा? अमोनिया, जो आपके शरीर के लिए खतरनाक है। और यही देखो आप, जहाँ पेशाब कर दिया जाता है वहाँ बदबू चेंज हो जाता है ना, कुछ समय तक नहीं रहता लेकिन बाद में बदबू चेंज, क्यों? क्योंकि वो यूरिया किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर से अमोनिया में। ठीक, और कहीं कहीं दीवार, जहाँ देखो दीवार को पूरा झाड़ देता है ना, हाँ ये बहुत खतरनाक है अमोनिया, ये जान लो आप। ठीक, अमोनिया को आप घातक समझो, हंसने वाली बात यहाँ नहीं है कि हंस रहे हो, ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा है। जब जाओगे ना पढ़ने क्या मेडिकल वाला, तो वहाँ पूरा एक एक चीज बताएंगे और हंसोगे ना तो कनवा पकड़ी है, 2-3 फटकी मरी है कहीं जा। अगर डॉक्टर यही सोच ले कि यहाँ मजाक है वहाँ हंसी है, तो फिर बेचारा इलाज न कर पाए। कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ डिलीवरी करवाने वाला कौन होता है? आदमी है, और एक से एक स्पेशलिस्ट हैं, तब वहाँ नहीं दिखाते हो हम बहुत शर्मीला है, तो शर्मीला बंद हो जाता पूरी बेवकूफ। चौथा, शारीरिक ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण, ताप का नियंत्रण। अब समझो नियंत्रण, अब शरीर के ताप का नियंत्रण कैसे होगा? आप देखो कोई चीज अगर लगातार चलता रहे ना तो टेम्परेचर क्या रहेगा? बना रहेगा। अगर रुक जाए तो टेम्परेचर, जैसे आप देखो आदमी की मौत होने पर आदमी का शरीर ठंडा, और जब तक ब्लड चलता रहता है तब तक शरीर ठंडा, तो यानी ब्लड अगर नसों में बहता रहेगा तो घर्षण लगेगा, और घर्षण लगेगा तो आदमी को क्या होगा? शरीर का तापमान बना रहेगा। शरीर का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट पूछे 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 पर 98.6, और तोरे 100 डिग्री बुखार होता है, हवा कितना? 1.4 जोड़ा 1.4 डॉक्टर डरवा देते हैं। और अब जाए वाला है, अरे गधा केवल 1.4 डिग्री बुखार है, ओ 1.4 फ़ारेनहाइट, बेवकूफ बना दिया आपको। हाँ लेकिन ये नहीं है, आपको अगर बुखार है 100 डिग्री तो आप इलाज कराओ। सबसे पहले अगर गर्म वाला बुखार है तो पट्टी रख लेना चाहिए ना, ठंड वाली बुखार है तो आप तुरंत इलाज कराओ, क्योंकि स्प्लीन घायल है ना। बता तो दिए हैं, स्प्लीन घायल हो गया। प्लेटलेट्स घायल किस में होता है? डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है। ये सब आपको बता दिए। शरीर का ताप का नियंत्रण आप समझ गए, यानी ब्लड अगर चलता रहेगा तो शरीर का ताप क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। हाँ लेकिन क्लोज्ड सिस्टम और ओपन वाले जो होते हैं ना भैया, उनमें गड़बड़ हो जाता है। ओपन आपको बताए थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज। अब ओपन वाले में ना सही नहीं तो बहे खत्म, एक दरे लोटक देंगे इकट्ठा रहे। इसीलिए जो ओपन वाले रहेंगे ना उनमें नस नहीं है, वो बेचारे ठंडी के समय कोल्ड ब्लडेड कहते, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। बिस्तुइया देखा ठंडी में गायब दिखा हो जाए, गर्मी में देखा है। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या? ठंड के मौसम में वो छिप जाएंगे, यानी उनकर खूनवा एकदम ठंडा हो जाए। नशे में नहीं बहत बेचारू का, जब नशे में बहत रहत तब तो कुछ दिक्कत हो, गर्म रहत। अब नशे में नहीं बहत, मगरमच्छ के देखे हो ठंडी के मौसम में आए बेचारा मुहारी कैसे, कहाँ मुहारी कबो कबो रेत पे आए की सेकत है, काहे के वो कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। कोल्ड ब्लडेड माने जिसको ठंड, जैसे सांप देखा ठंडी के मौसम में रेंगी नहीं पावत बेचारा, ज्यादा ठंडी मार देता जैसे इसे घस कई लगत है, क्या हो? कोल्ड ब्लडेड। बिस्तुइया कोल्ड ब्लडेड, बिस्तुइया मतलब समझा था ना, छिपकली ना, बायोलॉजी की भाषा गांव में हम लोग बिस्तुइया कहते हैं, और उसका नाम क्या है? छिपकली। ठीक, तो ये शरीर के ताप को नियंत्रण करना। अगला रोगों से बचाना, 5 नंबर। रोगों से क्या करना? बचाना। ये रोगों से बचाता है, रोगों से बचाना। और रोगों से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण है कौन? आरबीसी की डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी याद करिए, डब्ल्यूबीसी के आपके शरीर का पुलिसमैन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को आपके शरीर का पुलिस। और इसमें भी डब्ल्यूबीसी में 3 लोग, एक ही मोनोसाइट, एक ही लिम्फोसाइट, एक ही
इस तरफ 3 थे, माने न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो था, न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल और बेसोफिल वो तो काम करेगा ही, लेकिन मुख्य रूप से 3, लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड और उधर मोनोसाइड और एक ये न्यूट्रोफिल, ये तीनों बहुत तेज अटैक करते हैं किसी भी चीज को। डिटेक्ट करने का, पहचानने काम डिटेक्टिव कौन है? मोनोसाइड। डिटेक्ट किया और कूद गया, जब बाप कूद गया तो बेटा का कूदना पड़ेगा। बेटवा कौन है? यहाँ कैसी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कूद जाए और न्यूट्रोफिल कूद गए तो भाई कूद गए तो भैया कूदे तो भैया के रहा? लिम्फोसाइड। तो लिम्फोसाइड कूद गया, लिम्फोसाइड बड़का भाई हो एकदम खली वाला, कहे कौन है रे? हमारे भाई को मारता, इसे पकड़ ले दोनों जने के, धाए नहीं फेंक दे। अगर वो मराई गया, पता चला उस बरियार कौन, जैसे खली, अब पता चला तू हमसे मान ले अमन बरियार है, कोनो रच के कमजोर लड़किया रहे नोके मारत रहे, अब पता चला खली आई है, तब क्या करबे? अब बेचारा के लिम्फोसाइड गया मारने और पता चला लिम्फोसाइडोस बरियार कोनो रहन वहाँ या फिर लिम्फोसाइड ही मिला ले, कह आओ आओ चलो जी, हाँ ओके बाद लिम्फोसाइड ही मिल गया। जब लिम्फोसाइड ही मिल गया सब कहानी गड़बड़ हुई है, समझ गए? हाँ, तब कुछ नहीं कर पाओगे। अगला 6वां, रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का या घाव का भरना, थक्का या घाव का भरना, घाव का भरना। अब देखो, घाव को भरने का काम करता था प्लाज्मा। याद करिए, प्लाज्मा जो था वो घाव को भरने का काम करता था। घाव को भरने का काम कौन? और शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम कौन? प्लाज्मा। और शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स जो है ना ये, और प्लेटलेट्स ही नहीं बल्कि 3 चीज, प्लेटलेट्स के साथ साथ याद करो, इस्नोफिल, WBC में सीरोटोनिन था। सीरोटोनिन क्या करता है? जहाँ कटता है ना वहाँ की नसों को सिकोड़ देता है। नसों को क्या किया? नसों को सिकोड़ने का काम कर दिया सीरोटोनिन। और उसके बाद अभी हम इसको पढ़ाएंगे अलग से ही, रक्त का थक्का ना, तो सीरोटोनिन नस को सिकोड़ा और उसके बाद आएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट में जैसे ही लगेगा हवा, ये ना, ये हवा लग के वायु के संपर्क में आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी हम लोग ब्लड का थक्का देख रहे हैं, इसको अलग से ही हमको पढ़ लेना है। अब इतना तो जान गए, घाव कौन भर रहा था? प्लाज्मा। प्लाज्मा घाव भर रहा था, शरीर के ताप को नियंत्रित कर रहा था। और रुधिर का थक्का अब हम पढ़ ही ले रहे हैं। रुधिर का थक्का किसे कहते हैं? उतारो तप। हाँ, वही